नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हुए दिन भी नहीं हो पाए कि उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। उनका विरोध होने लगा है और विरोध अब अदालत तक पहुंच गया है। दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ट्रंप के आदेश के तहत अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता की संवैधानिकता को खत्म कर दिया गया है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। लेकिन अब इस आदेश को अदालत में चुनौती दी गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभुत्व वाले 22 राज्यों और कई सिविल राइट ग्रुप्स ने ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को अदालत में चुनौती दी। इस संबंध में अदालत में मामला दर्ज कराया गया है। डेमोक्रेटिक प्रभुत्व वाले राज्यों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और सैन फ्रांसिस्को ने मंगलवार को बोस्टन की संघीय अदालत में पहला मामला दर्ज कराया। कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है। इस मुकदमे के बाद अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और इमिग्रेंट संगठन ने भी अदालत का रुख किया। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लेटकिन ने कहा है कि ट्रंप के आदेश पर रोक के लिए अदालत का रुख किया गया है। राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्ति होती है, लेकिन वो शहंशाह नहीं है। बता दें, अमेरिकी संविधान में हुए 14वें संशोधन के तहत जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा खुद ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी रही हो। लेकिन ट्रंप इसको अब रोकना चाहते हैं। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि संविधान संशोधन आदेश से नहीं होता है, इसलिए विरोध होगा और अदालतें बोलेंगी। ट्रंप के लिए ये आसान नहीं होगा। ट्रंप मंगलवार को वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में उद्घाटन प्रार्थना सेवा के लिए पहुंचे। उद्घाटन प्रार्थना सेवा के दौरान कैथेड्रल की एक बिशप ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही उनकी कमियां निकाल दी। उन्होंने ट्रंप से देश में समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर बच्चों पर दया दिखाने की अपील की। बिशप मरियन एडिगर बडे ने यह अपील राष्ट्रपति ट्रंप की नई नीतियों को लेकर की, जिसमें अमेरिका से जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने और देश में केवल 2 लिंगों को मान्यता देना शामिल है। इस दौरान उद्घाटन प्रार्थना सेवा में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उषा वेंस भी मौजूद थी। बिशप ने कहा कि मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप हमारे देश के उन लोगों को दया दिखाएं जो इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। हमारे देश के लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन और स्वतंत्र परिवारों में कई बच्चे हैं जो समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर डरते हैं। इसके अलावा बिशप ने अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों को भी बचाव करते हुए कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे में महत्वपूर्ण काम करते हैं और वो अपराधी नहीं हैं। बिशप ने कहा कि जो लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारे दफ्तरों में सफाई करते हैं, पोल्ट्री फार्मों और मीट पैकिंग प्लांट में काम करते हैं, रेस्तरां में हमारे खाने के बाद बर्तन धोते हैं या अस्पतालों में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो शायद इस देश के नागरिक ना हो या उनके पास वैध दस्तावेज ना हो, लेकिन अधिकांश प्रवासी अपराधी नहीं है। कैथेड्रल की बिशप ने बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासियों को करदाता और अच्छा पड़ोसी बताया। हालांकि जब ट्रंप से इसको लेकर सवाल बाहर पूछा गया तो ट्रंप ने कहा, यह बहुत रोमांचक नहीं था। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी सेवा थी, वो मुझसे बेहतर कर सकते थे। बिशप मैरियन एडिगर बुडे की भारत में भी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धार्मिक लीडर्स ऐसे होने चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी किया है कि अमेरिका केवल 2 जेंडर्स को मान्यता देता है, पुरुष और महिला। और अब प्रवासियों के खिलाफ उनके कठोर फैसले के बाद बिशप मैरियन एडिगर बुडे ने फांसीवाद की सामने आलोचना की और सत्ता के सामने विनम्रता और दृढ़ता से सच बोला। इसके बाद उन्होंने ब्रेवो लिखा है। बाकी लोग भी बिशप की तारीफ कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस ने अब नीतीश कुमार को लेकर आवाज उठाई है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रगति यात्रा के कार्यक्रमों को मीडिया को लाइव करने की अनुमति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश के वीडियो भी जब भेजे जाते हैं तो वो म्यूट करके क्यों भेजे जाते हैं। क्या ये भाजपा की साजिश है या जेडीयू की रणनीति है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश है कि नीतीश कुमार को चुनाव आते आते फिजिकली और मेंटल रूप से अनफिट कर दिया जाए और सत्ता पर काबिज हो जाए। इसलिए विभाग उनके कार्यक्रम को म्यूट कर देता है। हम चाहते हैं उनके कार्यक्रम को लाइव किया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि उनके मुख्यमंत्री मानसिक रूप से किस हालत में हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी बातों को सुनने का हर प्रदेशवासियों का हक है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। पार्टी ने यह फैसला उनके द्वारा मणिपुर के राज्यपाल को लिखे गए पत्र के बाद किया।
उस पत्र में उन्होंने बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद कहा गया कि नीतीश का पलटने वाले हैं, क्या संकेत दे दिए हैं। लेकिन एक और बात कही गई थी, वो ये थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और नीतीश कुमार ऐसा करके बीजेपी की सीट शेयरिंग पर दबाव बनाना चाहते हैं। जब खबर फैल गई, बात आगे बढ़ी कि मोदी से भी समर्थन वापस ले सकते हैं। मोदी हिले तो नीतीश ने दिखा दिया कि नहीं, हमने नहीं किया ये, और प्रदेश अध्यक्ष को किनारे किया। हालांकि ये दिख गया कि नीतीश अगर झटका दे भी सकते हैं, ये झटके का संकेत हो सकता है। नीतीश की राजनीति एक पहेली है, कब क्या करें उसका क्या मतलब हो, राजनीतिक पंडित भी मात खा जाते हैं। अब देखते हैं कि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का क्या होता है। बिहार में छिड़ी सियासी संग्राम का दबाव के बीच भाजपा के कद्दावर नेता ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहकर सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया। इसी के साथ इस बात की चर्चा चल पड़ी कि भाजपा के दिल में कुछ और तो नहीं, कहीं महाराष्ट्र का इतिहास बिहार में तो नहीं दोहराया जाएगा। ऐसा तो नहीं चुनाव बाद नीतीश कुमार को शिंदे बनाने का प्लान हो। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल छपरा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ऐन वक्त पर उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार है। साथ में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हम 5 पांडव हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मतभेद देखने को मिला। अंतरिम जमानत पर राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का फैसला विभाजित रहा। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन के अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने जमानत देने के पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह से अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच सहमति नहीं बनी। अब इस मामले की सुनवाई सीजेआई खन्ना के सामने होगी या आगे की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच के सामने ये मामला जाएगा। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आपने 5 साल में भी ट्रायल पूरा नहीं किया। 5 गवाहों में सिर्फ 4 के बयान लिए। आरोप पत्र फरवरी 2020 में ही दायर कर दिया गया था। आप किसी को इस तरह से कठोर दंड नहीं दे सकते हैं। बता दें, ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्तफाबाद सीट से AIMM के उम्मीदवार हैं और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की याचिका दायर की थी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से पूर्व सांसद थे। 2020 में हुए दिल्ली दंगों में उन्हें 11 मामलों में अभियुक्त बनाया गया। वो 5 साल से जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। दरअसल पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने आनन फानन में ट्रेन के से छलांग लगा दी। उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस विपरीत दिशा से आ रही थी, लिहाजा पुष्पक एक्सप्रेस के कई यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। करीब 6 से 7 घायलों को पाचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि यह हादसा जलगांव से 20 किलोमीटर दूर हुआ। उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कुलदीप सेंगर को यह जमानत एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए दी गई है। लाइब्लो के अनुसार जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की पीठ ने सेंगर को 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए निर्देश दिए। बेंच के आदेश के अनुसार सेंगर को 23 जनवरी को जमानत मिलेगी और उन्हें 24 जनवरी को एम्स में भर्ती होना होगा और सर्जरी के बाद 27 जनवरी तक खुद को सरेंडर करना होगा। छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा के एक गांव में पादरी के शव को दफनाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा कि इस तरह तो कल कोई हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की जिद कर सकता है। उन्होंने कहा कि कल को अगर कोई ये तर्क दे कि उनके पूर्वज मुस्लिम थे और बाद में हिंदू धर्म अपना लिया, इसलिए उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में क्रिमेशन करने दिया जाए तो क्या होगा। बता दें, रमेश बघेल के पिता सुभाष बघेल की मौत 7 जनवरी 2025 को हो गई। रमेश बघेल एक ईसाई हैं और उनके दादा हिंदुओं की मेहरा जाति से ईसाई बन गए थे। मृतक सुभाष बघेल एक ईसाई पादरी भी थे। सुभाष बघेल की मौत के बाद बेटे रमेश बघेल ने गांव के शमशान में उनका अंतिम संस्कार करना चाहा। हालांकि यहां रहने वाले लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने रमेश बघेल से कहा कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार 20 किलोमीटर दूर एक ईसाई शमशान में करें। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता के पिता का शव ईसाई कब्रगाह तक ले जाने के लिए तैयार है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर कहा कि उसे एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकलने और पादरी का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। कोर्ट ने पादरी की बेटी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पादरी का शव 7 जनवरी से शवगृह में रखा हुआ है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मेडिकल हेल्प स्वीकार कर ली है। उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। धरना स्थल के पास बने अस्थायी अस्पताल में उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार ने भी बताया कि उसके प्रतिनिधि 14 फरवरी को किसानों से बातचीत करेंगे। इस स्थिति पर संतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फरवरी के अंत तक के लिए टाल दी। दलित दूल्हों की शादी की बारात को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। ताजा मामला राजस्थान अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील के लवेरा गांव का है। यहां एक दलित व्यक्ति ने अपनी बेटी के विवाह समारोह में सुरक्षा की गुहार लगाई। दलित व्यक्ति को आशंका थी कि घोड़ी पर बारात आने पर यहां विवाद हो सकता है। इसके चलते पुलिस और प्रशासन का भारी लवाजमा गांव में पहुंचा। इसके बाद माकूल सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिना किसी विवाद के घोड़ी पर बारात निकलवाकर विवाह समारोह संपन्न करवाया गया। दावा किया जा रहा है कि बारात में बारातियों से अधिक पुलिस वाले थे। बताया गया है कि शादी में 25 बाराती थे, 30 घराती थे और 75 पुलिस वाले थे। बताया जा रहा है कि लवेरा गांव में इससे पहले इन्हीं के समाज के एक दूल्हे को शादी के दौरान दबंगों ने घोड़ी से उतार दिया था। इस दौरान भी यहां काफी हंगामा हुआ था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए परिवार ने पुलिस को प्रार्थना पत्र भेजा था। वधू के पिता नारायण खोरवाल ने कहा कि 20 वर्ष पहले उनकी बहन का विवाह हुआ था। तब घोड़ी पर दूल्हे के चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे भारत को क्या इस तरह से विश्व गुरु बनाएंगे। देश में आज भी दलित आदिवासी शोषित हो रहे हैं। हद की बात है, बारातियों और घरातियों से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के साथ दूल्हा फेरे लेने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम किस युग में जी रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दलितों का क्या रुख रहेगा, उनके पसंदीदा नेता कौन हैं, मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल, इसको लेकर सर्वे किया गया है। नैकडोर और टीसीएम का साझा सर्वे 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच हुआ। कुल 70 महिला वॉलंटियर्स ने इस सर्वे को अंजाम दिया। सर्वेक्षण का सैंपल साइज 6256 है। इसमें 3865 पुरुष और 2574 महिलाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण में यह दिखाता है कि दलित इंडिया गठबंधन की ओर झुकाव रखते हैं। 52% दलितों ने माना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आप और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया। 46% दलित वोटरों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात मानी। दलित महिलाओं में 53% वोटर मानती हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को वोट किया था। 45% महिला दलित वोटरों ने बीजेपी को वोट देने की बात कही। 39% दलित वोटर इंडिया गठबंधन को अपना हितैषी मानते हैं तो 25% दलित वोटर एनडीए को। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले दलितों के बीच कांग्रेस का रुझान और समर्थन बढ़ा है। बीते विधानसभा चुनाव में 11% दलितों ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही, जबकि 5 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 21% दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही। महिलाओं में ये झुकाव विगत विधानसभा चुनाव में 9% से बढ़कर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 19% होता दिख रहा है। बता दें, पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी की राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, उससे दलित वोट बैंक उनकी तरफ खिसक रहा है। राहुल गांधी लगातार आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाते रहे हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिखा था, जब बीजेपी खिसक कर 240 सीटों पर आ गई थी, बहुमत नहीं पा पाई थी। सर्वे के मुताबिक दलितों में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटने के बावजूद शीर्ष पर है। 53% मतदाताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात मानी है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में 9% कम है, यानी 44% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात मानी। महिलाओं में 8% समर्थन घटा दिखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 55% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही, जबकि आगामी विधानसभा चुनाव में 47% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट करने जा रही हैं। सर्वे में दलित वोटरों में बीजेपी का वोट शेयर 1% घटता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी को वोट करने की बात 33% दलित वोटरों ने मानी है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में 32% दलित वोटर बीजेपी को वोट देने की बात कह रहे हैं। महिलाओं के बीच विगत विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोटों में 2% की गिरावट आई है।
दिल्ली चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में 38% दलित वोटर कांग्रेस को ऐसी पार्टी मानते हैं जो समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए ऐसा सोचने वाले 33% हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा सोचने वाले 18%। महिला वोटरों को समस्याएं हल करने का भरोसा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर है। बीजेपी के लिए 33% और कांग्रेस के लिए 30% महिलाएं ऐसा कहती नजर आईं। आप के लिए 26% महिलाओं ने कहा कि समस्याएं हल करने का भरोसा उन्हें आप पर है। दिल्ली के दलित वोटरों में राष्ट्रीय स्तर पर पसंद के नेता नरेंद्र मोदी हैं। सर्वेक्षण में 38% दलित वोटरों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता माना है। दिल्ली के दलित वोटरों में राहुल गांधी 33% समर्थन लेकर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता बने हैं। दिल्ली में यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए इसलिए सुखद है क्योंकि कांग्रेस का कोई सांसद या विधायक दिल्ली से नहीं है। दिल्ली के दलित वोटरों में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता मानने वाले 18% दलित वोटर हैं, जबकि मायावती के लिए यह समर्थन 3% दिखता है। दिल्ली में किए गए सर्वे में दलित महिलाओं के बीच राहुल गांधी ने पसंदीदा नेता के तौर पर लीड ले ली है। 33% दलित महिलाएं राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता मानती हैं, तो 31% नरेंद्र मोदी को, 30% महिलाएं अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय पसंदीदा नेता मानती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी को तगड़ी फटकार लगाई है और जुर्माना भी लगा दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी पर एक रियलिटी डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच शुरू करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। मंगलवार को ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद यादव की सिंगल बेंच ने कहा कि नागरिकों को परेशान न किया जाए, जांच एजेंसियों को कड़ा संदेश भेजने की जरूरत है। जस्टिस यादव ने कहा कि यह समय आ गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून अपने हाथ में लेना और नागरिकों को परेशान करना बंद कर दें। बता दें, डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक संपत्ति खरीदार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी ने पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर राकेश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी। जस्टिस यादव ने अपने फैसले में कहा कि जैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी नहीं बनता है। इस केस में भी हाईकोर्ट ने कहा कि डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ शिकायतकर्ता के साथ साथ ईडी की कार्रवाई साफ तौर पर दुर्भावनापूर्ण है और जुर्माना लगाने की मांग करती है। जस्टिस यादव ने कहा कि मैं ईडी को नसीहत देने के लिए जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें कानून के दायरे के भीतर काम करना चाहिए और वे बिना दिमाग लगाए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्र से 7 मांगे रखी। उन्होंने मिडिल क्लास को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्हें टैक्स टेररिज्म से पीड़ित बताया। केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर नोट बैंक और वोट बैंक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मध्य वर्ग को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के लिए बड़े उद्योगपति नोट बैंक हैं और बाकी लोग वोट बैंक हैं। मध्य वर्ग ऐसा वर्ग है जो पिस कर रह गया है। मध्य वर्ग को राहत देने के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी और अगले बजट में इन्हें शामिल किए जाने की अपील की। केजरीवाल की 7 मांगों में शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए, स्वास्थ्य का बजट भी 10% तक बढ़ाया जाए, इनकम टैक्स की छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए, जरूरी चीजों पर लगने वाली जीएसटी खत्म की जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं बनाई जाए और देश के सभी अस्पतालों में उनका इलाज निःशुल्क किया जाए। पहले बुजुर्गों को रेलवे के किराए में 50% छूट मिलती थी, उसे बहाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने सीएजी की कथित रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी इस आधार पर बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और उस समय उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। माकन ने कहा कि आज सीएजी की 14 रिपोर्टें हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट स्वास्थ्य से जुड़ी है जिसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया 382 करोड़ रुपए का घोटाला है। कांग्रेस के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में पिछले 10 साल में केवल 3 अस्पताल बनकर तैयार हुए हैं।
इनमें एक का एक्सटेंशन है और इनकी शुरुआत कांग्रेस के समय हुई थी। इन हॉस्पिटल को बनने में समय तो ज्यादा लगा ही, बल्कि जितने का टेंडर था उससे ज्यादा पैसे खर्च हुए। इंदिरा गांधी अस्पताल बनाने में 314 करोड़ रुपए, बुराड़ी हॉस्पिटल बनाने में 41 करोड़ रुपए और मौलाना आजाद हॉस्पिटल बनाने में 26 करोड़ रुपए फालतू में खर्च किए गए। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने बुधवार को प्रयागराज में लगे कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य मंत्री थे। इससे पहले योगी सरकार ने कुंभ में कैबिनेट और विधानमंडल की विशेष बैठक आयोजित की थी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां राजनीति की जाए और राजनीतिक फैसले लिए जाएं। उन्होंने कहा कि कुंभ के स्थान पर कैबिनेट की बैठक करना राजनीतिक मामला है और वो राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। बता दें, पीएम मोदी भी 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे और 5 फरवरी को ही दिल्ली में वोटिंग है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर शेख मोहम्मद अली हम्मादी की पूर्वी लेबनान में उनके घर के सामने 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। शेख मोहम्मद अली हम्मादी अमेरिका की FBI की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम्मादी हिजबुल्लाह के पश्चिमी अलबका क्षेत्र का कमांडर था। 2 वाहनों में आए हमलावरों ने हम्मादी को निशाना बनाया। हम्मादी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हम्मादी की हत्या वर्षों पुराने पारिवारिक झगड़े के कारण हो गई है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 2 विकेट लेते ही अर्शदीप ने इतिहास रच दिया। वो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में युजवेंद्र चहल को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट हासिल किए थे। अर्शदीप ने 61 मैचों में 97 विकेट लेकर ये उपलब्धि हासिल की है। बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच कोलकाता में खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।